Hello everyone, welcome you all for the lecture of Generation of Computer, that is lecture 2, Generation of Computer in Computer Architecture. I am Priyanka Soni और आज मैं डिस्कस करूंगी Generation of Computers. So let's start our topic. सबसे पहले हम बात करते हैं जनरेशन की. हमने कंप्यूटर को किन बेसिस पे डिवाइड किया है? वेरियस जनरेशन पे. तो किसके बेसिस पे है? टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट के बेसिस पे. कैसे? हमने जो फर्स्ट जनरेशन में टेक्नोलॉजी यूज की उसको हमने इम्प्रूव किया, फिर उसे हमने सेकेंड जनरेशन में इम्प्लीमेंट किया. इसी तरीके से हमने जो 5 जनरेशन है कंप्यूटर में उन सब में टेक्नोलॉजी के बेसिस पे इम्प्रूवमेंट हुए और इसी से हमारी जो वेरियस जनरेशन है कंप्यूटर की उसको हम क्लासिफाई करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जिसका टाइम पीरियड है 1941 टू 1956. ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो है 1941 से 1956. अब इसमें हमने कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की है? टेक्नोलॉजीज बेसिकली हम दो बेसिक टेक्नोलॉजी को कंसिडर कर सकते हैं. वो है एक तो कंप्यूटेशन के लिए हमने क्या यूज किया और एक है स्टोरेज के लिए हमने क्या यूज किया. ठीक है, कंप्यूटेशन के लिए हमने यूज किया है वैक्यूम ट्यूब्स. वैक्यूम ट्यूब्स मतलब अगर हमें कोई भी डेटा को प्रोसेस करना है तो उसके लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करेंगे? वैक्यूम ट्यूब्स स्टोर करेंगे. ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब्स, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स को हमें स्टोर करना होता है, तो अगर हम बात करें कि अराउंड 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया था, तो इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है कंज्यूम होगी. ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी, जिससे चांसेस है कि हमारा जो सर्किट है वो ब्रेक डाउन हो सकता है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने यूज किया था वैक्यूम ट्यूब. स्टोरेज के लिए इसमें यूज किया गया था मैग्नेटिक ड्रम. ठीक है, डेटा स्टोरेज के लिए हमने यूज किया है मैग्नेटिक ड्रम. मैग्नेटिक ड्रम की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करेगा. नेक्स्ट है लैंग्वेज. लैंग्वेज इसमें यूज की गई थी मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, जो किस पे बेस्ड थी? बाइनरी कोडेड पे ये लैंग्वेजेस बेस्ड थी. ठीक है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज. ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें तो इसमें हम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम यूज करेंगे. ये वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम डिस्कस करेंगे जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल से पढ़ेंगे. एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में है एनियाक, एडवैक, यूनिवैक एंड एडिसैक. ये चारों कंप्यूटर्स कौन सी जनरेशन की एग्जाम्पल है? फर्स्ट जनरेशन की एग्जाम्पल है. तो अगर हम शॉर्ट में रिवाइज करें तो जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए हमने इसमें डिवाइस यूज किया है वो है वैक्यूम ट्यूब. स्टोरेज के लिए यूज किया है मैग्नेटिक ड्रम. लैंग्वेज इसमें जो यूज की गई थी फर्स्ट जनरेशन में वो थी बाइनरी कोडेड लैंग्वेजेस, जो कि या तो मशीन लैंग्वेज है या फिर असेंबली लैंग्वेज है. ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इसमें यूज किया था और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं एनियाक, एडवैक, यूनिवैक एंड एडिसैक. ठीक है, अब हम इसमें कंटिन्यू करते हैं. जैसे कि इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हमने यूज की है हम उसकी सबसे पहले बात करेंगे. तो वो है वैक्यूम ट्यूब. वैक्यूम ट्यूब की इमेज यहाँ पे गिवन है, आप इसमें देख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब कैसा डिवाइस है. तो वैक्यूम ट्यूब, क्योंकि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वैक्यूम ट्यूब को यूज करना है किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए, तो ये क्या करेगा? सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करेगा. ठीक है, जितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा उतनी ही सर्किट में हीट जनरेट होगी, ओवरली हीट होगा हमारा सर्किट और फाइनली पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा सर्किट है वो ब्रेक डाउन हो जाए. तो वैक्यूम ट्यूब्स किसके थ्रू इन्वेंट की गई थी? जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग इन 1904. ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स को इन्वेंट किया था जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग इन 1904 और ये लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया जाता था डेटा को प्रोसेस करने के लिए. तो सेकेंड हमारा डिवाइस है वो है मैग्नेटिक ड्रम. मैग्नेटिक ड्रम क्योंकि डेटा स्टोरेज के लिए हमने इसमें यूज किया था फर्स्ट जनरेशन में, बट इसका ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है. ठीक है, इसके दो टेक्नोलॉजीज हमने पढ़ी, वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम. वैक्यूम ट्यूब का ड्रॉबैक था
लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा, नो डाउट जो सर्किट है वो बहुत ज़्यादा हीट को जनरेट करेगा और फाइनली जो हमारा सर्किट है वो इजीली ब्रेक डाउन हो सकता है। तो इसे हम ओवरकम करेंगे एक दूसरी टेक्नोलॉजी से, जो कि हम यूज करेंगे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट था हमारा मैग्नेटिक ड्रम। नो डाउट मैग्नेटिक ड्रम जो हमने यूज किया है वो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को ही स्टोर कर सकता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए हमें एक और टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा, जो हम पढ़ेंगे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है ENIAC। ENIAC अगर हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो वो होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ये मैंने कल आपको क्लियर किया था लेक्चर 1 में, जब मैंने ओवरव्यू दिया था कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। ठीक है, ENIAC इज द फर्स्ट एग्जाम्पल इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। सो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये डेवलप किया गया था बाय प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉशले इन 1946। ठीक है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इज ENIAC, developed by J. Presper Eckert and John Moshley in 1946। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डेवलप किया गया था प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉशले इन 1946। इसमें जो यूज की गई थी डेटा को प्रोसेस करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स, वो कितनी थी 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड टू प्रोसेस डेटा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन का, उसे हम पढ़ेंगे, वो है यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसकी हम बात करें तो ये फर्स्ट बिजनेस ओरिएंटेड कंप्यूटर है। ठीक है, फर्स्ट बिजनेस ओरिएंटेड कंप्यूटर विच वाज डेवलप्ड बाय जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉशले। ठीक है, इन 1951। तो ये जो जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉशली है, इन्होंने एक ही सीरीज पे कुछ कंप्यूटर्स को डेवलप किया, पर इन कंप्यूटर्स में जो ENIAC था वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, और जो यूनिवैक है वो फर्स्ट बिजनेस ओरिएंटेड कंप्यूटर था। यूनिवैक में सबसे पहले मॉनिटर का यूज हुआ था। ठीक है, तो इसका मेन पॉइंट है कि ये बिजनेस ओरिएंटेड कंप्यूटर है और फर्स्ट टाइम इसमें मॉनिटर यूज हुआ था। ENIAC क्लियर, यूनिवैक क्लियर। ठीक है, ENIAC हुआ था 1946 में, यूनिवैक हुआ था 1951 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे EDSAC। EDSAC है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, EDSAC is the third example in first generation computer. So the full form of EDSAC is Electronic Delay Storage Automatic Computer. It was developed by Morris Wilks. ठीक है, इसे डेवलप किया था मॉरिस विल्क्स ने 1949 में। और इसका जो आर्किटेक्चर है, डिजाइन है, वो किसने प्रोवाइड कराया था? वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन ने इसका आर्किटेक्चर प्रोवाइड किया। इट वाज डेवलप्ड बाय मॉरिस विल्क्स इन 1949। अब इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था EDSAC में। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम वाज एग्जीक्यूटेड इन EDSAC, that is Electronic Delay Storage Automatic Computer। अब हम बात करते हैं लास्ट एग्जाम्पल की, वो है EDVAC, that is Electronic Discrete Variable Automatic Computer। ठीक है, ये किसने डेवलप किया था? अगेन जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉशली ने इसे भी डेवलप किया इन 1952। इन 1952 जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉशली ने 1946 में किया था ENIAC। ठीक है, 1946 में किया था ENIAC, यूनिवैक किया था 1951 में और EDVAC किया इन्होंने 1952 में। इसमें जो इन्होंने कॉन्सेप्ट यूज किया था वो था फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम, जो कि किसने बताया था? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ने। ठीक है, वॉन न्यूमैन ने जब आर्किटेक्चर को डिजाइन किया तो उसमें जो इसने कॉन्सेप्ट यूज किया था वो था फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ठीक है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर मैंने एक्सप्लेन किया था लेक्चर 1 में, और इसमें हमने ये बात की कि जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड प्रोग्राम था वो कौन सा था? कंप्यूटर EDVAC।
इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें हमने कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को यूज किया, इसके एग्जांपल्स कौन से हैं, इनमें हमने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया। ठीक है, अब जो हमने इसमें यूज किए थे वैक्यूम ट्यूब और डेटा स्टोरेज के लिए, उनके जो ड्रॉबैक्स थे उसे हम ओवर करेंगे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। इसकी हम टाइमिंग्स हैं 1956 टू 1963, 1956 टू 1963। इसमें कंपटीशन के लिए यूज किए गए थे ट्रांजिस्टर। ठीक है, उसमें था वैक्यूम ट्यूब्स, उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, तो साइज को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए क्या यूज किया गया, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर प्रोसेसिंग डिवाइस है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की। और डेटा स्टोरेज के लिए इसमें यूज किया गया था मैग्नेटिक कोर मेमोरी एज अ प्राइमरी मेमोरी और मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क एज सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए ट्रांजिस्टर और डेटा स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क। इसमें जो लैंग्वेजेस हमने की है सेकेंड जनरेशन में वो है कोबोल एंड फोर्ट्रान। ऑपरेटिंग सिस्टम वही है, अगेन बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो है IBM 1620 एंड 7094। ठीक है, 1620 एंड 7094, CDC 1604 एंड 3600 एंड UNIVAC 1108। ठीक है, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इंक्लूड होंगे। अब हम बात करते हैं इनमें जो हमने डिवाइसेस यूज किए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर क्योंकि ये बहुत ही ये रिड्यूस्ड साइज है इन कंपैरिजन टू वैक्यूम ट्यूब से, तो इसके भी कुछ ड्रॉबैक हैं। सबसे पहला है कि इसके कुछ एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो वो है ये बहुत ही लेस पावर कंज्यूम करेगा इन कंपैरिजन टू वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते थे, उनके कंपैरिजन में जो ट्रांजिस्टर हम यूज करेंगे सेकेंड जनरेशन में वो बहुत लेस पावर कंज्यूम करेंगे। ठीक है, ये ज्यादा रिलायबल है, मोर रिलायबल, कंज्यूम लेस पावर, मोर रिलायबल, कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, और ये फास्टर है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, और इनका साइज भी रिड्यूस हुआ है। वैक्यूम ट्यूब्स थे, उनके कंपैरिजन में इनका साइज बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। ठीक है, और ट्रांजिस्टर की हम बात करें तो ट्रांजिस्टर वाज डेवलप्ड इन 1947 बाय विलियम शॉकले। विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर को डेवलप किया था, इन्वेंट किया था 1947 में। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की हम बात करते हैं, इसमें प्रोसेसिंग डिवाइस था ट्रांजिस्टर। डेटा स्टोरेज के लिए हमने यूज किए थे मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप। ये और इसके अगर हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर का, तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ होगा और वो मटेरियल है सिलिकॉन। ठीक है, वो मटेरियल है सिलिकॉन। अब हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। क्योंकि उसमें हमने ट्रांजिस्टर यूज किए थे, नो डाउट वो थोड़ा उनका साइज रिड्यूस हुआ था इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, बट स्टिल हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की जिनका टाइमिंग है 1964 टू 1971। ठीक है, क्या टाइम है, 1964 टू 1971। इसमें जो प्रोसेसिंग डिवाइस यूज हुई थी इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में वो है IC, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, इसमें हमने क्या यूज किया था, IC, जो कि है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स में भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हम और आगे क्लासिफाई करेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि डेटा स्टोरेज के लिए हमने थर्ड जनरेशन में क्या यूज किया था। डेटा स्टोरेज के लिए थर्ड जनरेशन में यूज किया था हाई मेमोरी डिवाइस। ठीक है, जो कि फर्स्ट टाइम डेवलप की गई थी। रैम फर्स्ट टाइम डेवलप की गई थी इन थर्ड जनरेशन। ठीक है, तो स्टोरेज के लिए हमने रैम को यूज किया था थर्ड जनरेशन में। इसमें जो लैंग्वेजेस है वो है कोबोल, बेसिक एंड एल्गोल। ठीक है, कोबोल, बेसिक एंड एल्गोल। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम,
ये अपन अगेन आगे डिस्कस करेंगे। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो है IBM 360 सीरीज, IBM 370 168 एंड PDP, दैट इज पर्सनल डेटा प्रोसेसर। ठीक है, पर्सनल डेटा प्रोसेसर। सो थर्ड जनरेशन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि आईसी हमने इसमें यूज की थी एज प्रोसेसिंग डिवाइस। स्टोरेज के लिए हमने रैम यूज किया जो कि फर्स्ट टाइम डेवलप की गई थी। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं आईसीज की। आईसी की अगर हम जनरली बात करें तो एक सर्किट है। ठीक है, आईसी क्या है? बेसिकली एक सर्किट है जिसपे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को फैब्रिकेट किया जाता है। आईसी एक सर्किट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि रजिस्टर है, कैपेसिटर है, ठीक है, ट्रांजिस्टर है, इन सबको हम फैब्रिकेट करेंगे एक सर्किट पे जिसे हम कहेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट। सेकेंड जनरेशन में हमने सिर्फ ट्रांजिस्टर यूज किया था। ठीक है, इसमें हम थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को इंटीग्रेट करके एक चिप बनाएंगे। ठीक है, उसे हम कहेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट। तो नो डाउट इसका भी साइज थोड़ा और रिड्यूस हुआ है। ठीक है, अब इसके बारे में हम कुछ बात कर सकते हैं। ये स्मॉलर साइज, इट वाज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बी। किसके थ्रू ये इन्वेंट हुआ था? जैक किल्बी इन 1958। आईसी वाज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बी इन 1958। ठीक है, सो आईसी बेसिकली क्या है? कलेक्शन है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। जैसे कि मैंने कहा था कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उन सबको इंटीग्रेट किया जाता है एक चिप पे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? कलेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे। फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे रैम को यूज किया। रैम को हमने फर्स्ट टाइम थर्ड जनरेशन में यूज किया था। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स, इट इज मच मोर रिलायबल। नो डाउट ये ज्यादा रिलायबल होगा इन कंपैरिजन टू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। ठीक है, ये फास्टर है और अगेन कॉम्पैक्ट है तो डेफिनेटली स्मॉलर साइज होगा। ठीक है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में हमने आईसीज को यूज किया था। आईसीज भी क्लासिफाइड है जिसे हम पढ़ेंगे एसएसआई एंड एमएसआई। तो थर्ड जनरेशन में हमने जो आईसीज यूज की है वो क्या है? एसएसआई एंड एमएसआई, दैट इज स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये किस पे बेस्ड है? हमने कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स को इन पे फैब्रिकेट किया है ये उस पे क्लासिफाइड है, दैट स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, जो हम ये आगे और डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, इनके जो टाइमिंग है वो है 1971 से 1989। ठीक है, 1971 से 1989। अब इसमें भी हम जो प्रोसेसिंग डिवाइस यूज करेंगे वो है इंटीग्रेटेड सर्किट। बट इंटीग्रेटेड सर्किट जो हम इसमें यूज करेंगे वो है LSI एंड VLSI। ठीक है, LSI एंड VLSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें हम जो स्टोरेज के लिए यूज करेंगे वो है CD, DVD एंड हार्ड डिस्क। रैम सबसे पहले वहां इंट्रोड्यूस हुई थी थर्ड जनरेशन में। रैम सबसे पहले थर्ड जनरेशन में डेवलप की गई थी। फोर्थ जनरेशन में हमने डेवलप किया है CD। फोर्थ जनरेशन में जो हम डेटा स्टोरेज के लिए यूज करेंगे वो है CD, DVD एंड हार्ड डिस्क। ठीक है, और इसमें जो आईसीज का हमने जो क्लासिफिकेशन यूज किया है वो है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। स्टोरेज के लिए CD, DVD एंड हार्ड डिस्क। लैंग्वेजेस, फोर्थ जनरेशन में जो लैंग्वेजेस थी वो थी C एंड C++। ठीक है, लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस हो चुकी थी जो कि है C एंड C++। ऑपरेटिंग सिस्टम जो यहाँ पे हमने यूज किया था फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया था वो था टाइम शेयरिंग। ठीक है, रियल टाइम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, थर्ड जनरेशन में था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है वैसे वैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं PDP-11 प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर, Cray-1 सुपर कंप्यूटर एंड Cray-XMP सुपर कंप्यूटर। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं 4th जनरेशन कंप्यूटर्स के। इसमें भी हमने ICs यूज किया है, पर ICs LSI एंड VLSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये किस पे बेस्ड है? हमने कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स को फैब्रिकेट किया है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू 3rd जनरेशन ICs। ठीक है, तो नेक्स्ट और लास्ट हम पढ़ेंगे 5th जनरेशन कंप्यूटर्स, जो है 1989 से टिल प्रेजेंट। ठीक है, 1989 से टिल प्रेजेंट। इसमें भी हमने ICs यूज की है एज अ प्रोसेसिंग डिवाइस, बट इसमें है ULSI एंड GSI। ठीक है, ULSI एंड GSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड जियोन स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स फैब्रिकेट होंगे वो नो डाउट 3rd और 4th जनरेशन से सबसे ज्यादा होंगे। स्टोरेज के लिए लार्ज स्केल माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी। 3rd जनरेशन में हमने यूज किया था रैम, 4th जनरेशन में हमने यूज किया था हार्ड डिस्क, और 5th जनरेशन में हम यूज करेंगे माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी। ठीक है, 4th जनरेशन में हम यूज करेंगे माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी। इसमें बेसिकली हम ये बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें डेवलप हुआ है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हम लैंग्वेजेस यूज करेंगे वो है लिस्प और प्रोलॉग। ठीक है, तो नो डाउट 5th जनरेशन की लैंग्वेजेस कौन कौन सी होगी? लिस्प, प्रोलॉग, VB, SQL एंड जावा, ये इसकी बेसिक लैंग्वेजेस हैं। इसमें हम AI को डेवलप करेंगे। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है नॉलेज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉलेज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि है परम सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, IBM PS2, ठीक है, प्ले स्टेशन 2। तो ये कुछ था 5th जनरेशन के लिए। इसमें हमारा AI इंट्रोड्यूस होगा जो कि लैंग्वेजेस यूज करेगा लिस्प और प्रोलॉग। किस पे बेस्ड होगा? नॉलेज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नॉलेज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम बात करते हैं ULSI एंड GSI की। ULSI मैंने बताया था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड GSI है जायंट स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये हमें यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड कराएंगे प्लस मल्टीमीडिया फीचर्स के साथ। कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स, क्योंकि हम यूज करते हैं ULSI एंड GSI, तो इससे जो हमारे जो कंप्यूटर्स है उनका जो साइज है वो रिड्यूस हुआ है। तो कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स आजकल अवेलेबल हैं एट चीपर रेट्स, अगर हम बात करें 1st जनरेशन कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस हुई है, तो नो डाउट उसके कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे, वो है न्यूरल नेटवर्क, गेम प्लेइंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं AI के थ्रू जो हम इन्हें प्रोवाइड कराएगा। अब हम बात करते हैं ICs की, जो हमने 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन और 5th जनरेशन में यूज की है। ICs को हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिस्टर्स फैब्रिकेटेड ऑन अ चिप। ठीक है, तो 3rd जनरेशन में था SSI एंड MSI, दैट इज स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, SSI एंड MSI। 4th जनरेशन में यूज किया है LSI एंड VLSI, दैट इज लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और लास्ट है 5th जनरेशन में, जो कि प्रेजेंट टाइम है अपना, वो है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड जियोन स्केल इंटीग्रेशन। तो ये बेसिकली हमने ICs को क्लासिफाई किया था जिन्हें हमने यूज किया है 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन एंड 5th जनरेशन। तो ये था अपना जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। 1st जनरेशन में हमने यूज किया था टेक्नोलॉजीज, उसको हमने ओवरकम किया, उसके जो ड्रॉबैक्स थे उसको ओवरकम किया, न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, उसे हमने यूज किया 2nd जनरेशन में। सो ये प्रोसेस रहा और इसी के अकॉर्डिंग हमने हमारे जो कंप्यूटर्स की जनरेशन थी हमने उसको क्लासिफाई किया। सो होप सो आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।
हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे लेक्चर 3 में। थैंक यू।